माहवारी के दौरान जो हर फीमेल को दर्द होती है, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं डिस्मेनोरिया, और ये पेन और या माहवारी का दर्द बाज़ फीमेल्स को इतना ज़्यादा होता है कि इवन उनकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। अगर वो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं तो स्कूल नहीं जा पाती हैं, कॉलेज नहीं जा पाती हैं। अगर कोई जॉब करने वाली फ़ीमेल्स हैं तो उनकी जॉब डिस्टर्ब होती है। हाउस फीमेल्स होती हैं, अपने घर की एक्टिविटीज़ को नहीं संभाल पाती हैं। और बाज़ का कुछ फीमेल्स में तो यहाँ तक कि इनको फेंटिंग अटैक्स आते हैं कि वो बेहोश हो जाती हैं, या बाज़ को बहुत वॉमिटिंग होती है, डायरिया लग जाता है। तो ये तकरीबन 70%, मोर देन 70% फीमेल्स की ये सेम कंप्लेन होती है कि उनको माहवारी के दौरान दर्द होती है। आज हम इसको लेकर डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर राबिया नईम, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्मेनोरिया मींस माहवारी के दौरान दर्द का होना। माहवारी के दौरान दर्द या डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। इन दोनों को हम अलग-अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी डिस्मेनोरिया की। प्राइमरी डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि फ़ीमेल्स को पेन होती है ड्यूरिंग मेंसेस। बहुत फीमेल को अक्सर होता है कि ये पेन माहवारी के स्टार्ट में शुरू हो जाती है, या जैसे माहवारी स्टार्ट होती है बाज़ फीमेल्स को उसके एक दिन पहले स्टार्ट हो जाती है, या यूँ होता है कि माहवारी स्टार्ट होने पर पेन स्टार्ट होती है और पहले एक दिन नॉर्मल होती है, फिर कम होना शुरू हो जाती है दूसरे तीसरे दिन, और कुछ फीमेल्स को ये कम नहीं होती। लेकिन हम इसको प्राइमरी डिस्मेनोरिया कब कहते हैं? प्राइमरी डिस्मेनोरिया जब ये क्या होता है कि उसके जो पेल्विक ऑर्गन होते हैं, जैसे यूट्रस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब या पेल्विक ऑर्गन के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसका अगर पेल्विक स्कैन कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं आता। यूट्रस नॉर्मल होती है, ओवरीज नॉर्मल होती है, कोई इन्फेक्शन का हमें एलिमेंट नज़र नहीं आता। तो फिर नेक्स्ट जो हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि आखिर अगर कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम अंदर नहीं है, तो फिर इतनी दर्द क्यों होती है? तो इसका मेडिकली ये आंसर है कि एक इसका जो कॉज बनता है वो एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। जब मेंसेस आते हैं, जो यूट्रस की अंदर की तह होती है जहाँ से मेंसेस आते हैं, वो एक केमिकल रिलीज़ करती है, एक जिसे हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं? इसका काम होता है कि यूट्रस के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब यूट्रस के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको इतनी स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जो उनके अंदर जो ब्लड वेसल्स गुजर होती हैं वो भी स्क्वीज़ हो जाती हैं। तो उस दौरान जब ब्लड वेसल्स स्क्वीज़ होती हैं तो ऑब्वियसली यूट्रस को वो ब्लड सप्लाई नहीं जानी चाहती जो कि नॉर्मली जानी चाहिए, जिसकी वजह से होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। किसी भी ऑर्गन में जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वहाँ पर पेन होती है। यही वजह है कि ये जो पेन होती है ये कॉन्टीन्यूसली नहीं होती, ये पीरियोडिक होती है, थ्रोम्बिक होती है कि थोड़ी थोड़ी वक्फे से पेशेंट को फीमेल्स को ये पेन महसूस होती है, और उसके अलावा उसके अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं होती। अब दूसरी बात हो जाती है वो है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है कि उसमें कोई ना कोई कॉज होती है, मतलब आपकी यूट्रस के साथ कोई प्रॉब्लम है, फेलोपियन ट्यूब के साथ है, पेल्विक ऑर्गन के साथ प्रॉब्लम है, मतलब कोई ना कोई कॉज अब हमें मिल जाती है जो कि उसकी पेन की वजह बनती है। और यहाँ पे पेन के साथ अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स भी हो सकती हैं जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये तो होगी कि प्राइमरी डिस्मेनोरिया क्या होता है और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है। अब जो मोस्ट है कि जो पेशेंट को होता है कि अगर हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया हो रहा है तो ये किन एज में ज़्यादा होता है। जो ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया होता है जब बच्चियों को मेंसेस स्टार्ट होते हैं, बाज़ को तो शुरू में ही शुरू हो जाता है, मतलब उनकी जैसे मेंसेस स्टार्ट होते हैं साथ ही ये वाला प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यूजुअली ये जो होता है प्राइमरी डिस्मेनोरिया आफ्टर यूँ कह के 35 या 25 ईयर्स के बाद कम होना शुरू हो जाता है, या आफ्टर डिलीवरी ऑफ चाइल्ड, बच्चे के पैदाइश के बाद इस दर्द की शिद्दत में कमी आ जाती है। उसकी वजह यही होती है कि वक्त के साथ साथ जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है वो शेड हो जाती है और कम प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होते हैं, और उसी वजह से पेन भी कम महसूस होती है। और बहुत सी फीमेल्स होती हैं उसके जिनको ये पेन होती है। अब उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि अब पेन तो हो रही है, कोई पैथोलॉजी भी नहीं है, अंदर ये सिस्टम चल रहा है, तो अब क्या फीमेल
मुहैया कर सकती है, जिससे ये पेन की इंटेंसिटी या इसकी शिद्दत को कम करे या इस पेन से रिलीफ हासिल करना चाहिए, वो मिल जाए उसको। तो इसमें डिस्कस करें पहले होम रेमेडीज़ कि एक फ़ीमेल कोई मेडिसिन यूज़ करने से पहले घर में क्या कर सकती है। जब भी पेन स्टार्ट हो या आपको एक्सपेक्टेड है कि आज मेरी डेट स्टार्ट हो जाएगी और आपको लोअर एब्डोमिनल पेन हो रही है, तो उसे एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तेज़ ब्रिस्क वॉक करें या योगा कर लें या जंपिंग कर लें। इससे क्या होता है कि आपको पेन कम महसूस होती है। दूसरा, खुली फ़िज़ा में जाकर मॉर्निंग में या वैसे भी लंबे सांस लें। इस लंबे सांस लेने से क्या होता है कि जिस्म के अंदर मोर ऑक्सीजन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब जिस्म में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ब्लड में अच्छी हो जाती है, बेहतर हो जाती है, तो वो जो पेन की इंटेंसिटी या शिद्दत है वो भी कम हो जाती है। इसके अलावा है कि हमारी डाइट कि क्या खुराक क्या ले सकते हैं। इसमें होती है बहुत सी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आ जाती हैं। इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं और ग्रीन टी का इस्तेमाल आ जाता है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल या अदरक का कावा ले लें या अदरक को चाय में मिक्स करके पी लें। ये भी पेन को रिलीफ़ करने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। नट्स में अखरोट का इस्तेमाल अगर पीरियड्स के दौरान करें तो उससे पेन कम हो जाती है। इसके अलावा है हमारे पास कुछ फ्रूट्स की बात करें, अगर हम उस पेन को रिलीफ करें, उसमें जो फ्रूट्स जो मेंसेस की पेन को कम करने के लिए बड़े इफ़ेक्टिव साबित हुए हैं, उसमें बनाना आ जाता है। बनाना के अंदर मैग्नीशियम की मिकदार और विटामिन B1 की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये जो होते हैं ये प्रोस्टाग्लैंडिन की रिलीज़ को कम करके पेन को रिलीफ देते हैं। उसके अलावा ऑरेंज और इसके अलावा वाटरमेलन, ये जो तरबूज होता है, इसका भी इस्तेमाल और लेमन का इस्तेमाल अगर उन दिनों में या उस टाइम पे करें कि उस दौरान किया जाए तो पेन की शिद्दत में कमी हो जाती है। ये तो होगी। इसके अलावा आप गर्म पानी का टकोर कर सकते हैं कि किसी बॉटल में थोड़ा सा गर्म पानी भर के लोकल एरिया की टकोर करें। अब पेन ज़्यादातर इसकी होती कहाँ पे है, क्योंकि जो डिस्मेनोरिया की पेन ज़्यादातर लोअर एब्डोमेन जो पेट का बिल्कुल निचले वाला हिस्सा होता है वहाँ पर होती है, लेकिन बाज़ फीमेल्स को ये थाइस में भी हो सकती है, बैक साइड पे भी हो जाती है। इसकी वजह रेफर्ड पेन है ये, क्योंकि मिड थाइस की या लो बैक की वही ब्लड नर्व सप्लाई होती है जो कि यूट्रस को होती है। और जब यूट्रस में पेन होती है या वो नर्व जब एक्टिवेट होती है, सेंसिटिव होती हैं, तो वहाँ उसी फीमेल को बैक पे भी पेन महसूस होती है, थाई पे भी पेन महसूस होती है। सेम ऐसे जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसकी पेन उसको बाजू में महसूस होती है। इसी तरह से जब यूट्रस में पेन महसूस होती है तो वो पेन रेफर्ड होकर लेग्स में भी जा सकती है, थाइस में भी जा सकती है। अब है हमारे पास कि ये तो हैं होम रेमेडीज़ जिसके ज़रिए पेन को कम किया जा सकता है, लेकिन बाज़ फीमेल्स में इतनी ज़्यादा पेन होती है कि ये रेमेडीज़ काम नहीं करती है। इस रेमेडीज़ से उस तरह की शिद्दत इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती कि वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को रिस्टोर कर सकते हैं या अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो डेली रूटीन में वो करती है वो दोबारा से कर सके। तो इसके लिए भी मेडिकेशन होती हैं। सबसे पहले जो इसमें नॉर्मल यूज़ होती हैं वो NSAIDs होती हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आ जाती हैं आइबुप्रोफेन आ जाती हैं, मेफेनामिक एसिड्स आ जाती हैं। ये टैबलेट्स आप मेंसेस के फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डे पे यूज़ करें तो इससे भी पेन में काफ़ी रिलीफ होता है। अब ये दवाइयाँ कैसे यूज़ करनी चाहिए? आइडली तो ये होता है कि बेहतर होता है कि ये दवाई जब आपको डेट स्टार्ट हो रही है तो आप इनकी टैबलेट को इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन ताकि वो दर्द की वो पीक आने ही ना दें जो कि बर्दाश्त में ना हो, क्योंकि जब एक प्रोस्टाग्लैंडिन की एक पीक ब्लड में शामिल हो जाती है तो उसके बाद भी ये NSAIDs भी इतनी इफ़ेक्टिव साबित नहीं होती या 100% आपको रिलीफ नहीं देती। वैसे भी जो NSAIDs होती हैं 60 to 70% आपको पेन में रिलीफ देती हैं, आपकी पेन को बेहतर कर देती हैं। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन हमारे पास आती है कि अगर आपको बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनको इन मेडिसिन पे भी इफ़ेक्ट नहीं होता है तो उन्हें हमें कुछ हार्मोनल मेडिसिन देना पड़ती हैं, जिसके अंदर आ जाती हैं ये COCP जो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्शन होती हैं, ओनली प्रोजेस्टेरॉन पिल्स भी अवेलेबल होती हैं। और इसके बाद और मैरिड फीमेल्स हैं तो उसके अंदर डिवाइसेस होती हैं जो हम उसके बच्चेदानी में रख सकते हैं, लेकिन ये हार्मोनल डिवाइसेस होती हैं, क्योंकि इन जितनी भी हार्मोनल मेडिसिन का काम होता है कि ओव्यूलेशन को सुप्रेस कर देती है। ओव्यूलेशन नहीं होती, जब ओव्यूलेशन नहीं होती तो वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन की वो जो मिकदार रिलीज़ होनी है वो नहीं होती और पेशेंट को पेन से बहुत हद तक रिलीफ मिल जाता है। इसके अलावा
बहुत इन सब मैयर के बावजूद बहुत सी फीमेल, कुछ चंद फीमेल्स ऐसी होती हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ चंद ऐसी होती हैं जिनके अंदर फिर भी पेन होती है। तो उसके फिर ऑप्शन क्या होते हैं, तो उसके लिए फिर आगे सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं कि जो नर्व सप्लाई होती है उसको डिस्टर्ब किया जाता है, उसको उसकी नर्व सप्लाई काट दी जाती है ताकि वो नर्व ही जो पेन का पेशेंट को पेन फील हो रही है वो ना हो। लेकिन ये बहुत कॉस्टली, बहुत एक्सपेंसिव और इसके अलावा इनके बहुत एक्सपर्टीज़ वाले प्रोसीजर होते हैं जो कि यूजुअली नहीं किए जाते। बाकी इसके अलावा जितनी पहले मैंने आपको मेजर्स बताई हैं ये आप इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन एनसेड्स के लिए जो भी एनसेड टैबलेट जो मेडिसिन यूज़ कर जाते हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को अस्थमा है, जिन लोगों को मैदे की बीमारी है या मैदे का अल्सर है या मैदा डिस्टर्ब है, उनको ये जो मेडिसिन है अपने डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए। अब दूसरे बात पे आ जाता है हमारे पास सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया में जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि ये इसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी ज़रूर होती है। जो मोस्ट कॉमनली है हमारे एरिया में है वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जिसको बहुत सी फीमेल्स इग्नोर कर देती हैं। ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शन होती है ये सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जिनको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है। इन्फेक्शन क्या करता है कि विजाइना से फिर सर्विक्स के ज़रिए यूट्रस से होता हुआ आपके पेल्विक ऑर्गन तक पहुंचा, जिसकी वजह से यूट्रस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ट्यूब्स में भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ओवरीज में भी इन्फ्लेमेशन होती है, जिसकी वजह से जब ऐसी फीमेल्स को जब मेंसेस आते हैं तो वो पेनफुल पीरियड्स होते हैं। और दूसरा इनके अलावा इनकी और भी एसोसिएटेड सिम्टम होती हैं, जैसे इनको ड्यूरिंग सेक्स पेन होती है। उसके बाद एंटीबायोटिक के ज़रिए और प्रॉपर केयर के ज़रिए, गुड हाइजीन के ज़रिए, अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स के ज़रिए इसको कंट्रोल करके इस पेन पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो है हमारे पास फाइब्राइड्स क्या होते हैं? फाइब्राइड्स होते हैं कि बच्चेदानी के जो यूट्रस के जो मसल्स होते हैं उनके अंदर उनके मसल्स की ही एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है और वो मसल्स यूट्रस के अंदर भी हो सकते हैं, यूट्रस की लाइनिंग से बाहर भी हो सकते हैं और उसके साथ अटैच भी हो सकते हैं। अब ये यूट्रस के जो मसल्स होते हैं ये एबनॉर्मल होते हैं, इनके अंदर बाज़ का क्या हो जाता है कि डीजनरेशन हो जाती है या इनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, या बाज़ का जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ये मसल्स भी डीपली कॉन्ट्रैक्ट करके आप पेशेंट को पेन फील करते हैं। इसके साथ पेशेंट को अक्सर फीलिंग होती है कि उसको लोअर एब्डोमिनल हैवीनेस फील होती है, लोअर एब्डोमिनल मैस की तरह कोई फीलिंग होती है, या बाज़ का क्योंकि ये फाइब्राइड होते हैं साथ हैवी मेंसेस की भी हिस्ट्री अक्सर देखी गई है इनके साथ होती है। थर्ड है हमारे पास जो मोस्ट कॉमन काज है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है? एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर जो एंडोमेट्रियल के वो सेल्स जो नॉर्मली यूट्रस के अंदर मौजूद होते हैं वो किसी तरीके से या बच्चेदानी यूट्रस के बाहर ग्रोथ करना शुरू हो जाते हैं। वो ओवरीज में भी हो सकते हैं, फेलोपियन ट्यूब्स में हो जाते हैं, आपके पेल्विक ऑर्गन के बाहर हो सकते हैं, मसाने के बाहर जुड़ सकते हैं। और ये इन जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं इनको ब्लड सप्लाई मिल जाती है, जिसकी वजह से जब आप ड्यूरिंग मेंसेस ब्लीडिंग होती है तो इन सेल्स के अंदर भी ब्लीडिंग होती है। यूट्रस के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो तो नॉर्मली यूट्रस के रास्ते निकल जाती है, लेकिन ये वाली जो ब्लीडिंग होती है जो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स में होती है, वो स्पॉट्स कहीं पर भी हो सकता है पेल्विक ऑर्गन में। तो उन स्पॉट्स में जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग के निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है, तो वो ब्लीडिंग वहीं पे कलेक्ट होती है और इन्फ्लेमेशन करती है, पेन करती है। बार बार जो हर मेंसेस में जब पेन और इन्फ्लेमेशन होती है तो वो जो टिश्यूज़ हैं वो फाइब्रोस हो जाते हैं, जुड़ने लगते हैं, एडिशन होती हैं और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये पेन बढ़ती जाती है। और इस पेन की टिपिकल एक हिस्ट्री होती है कि पहले दिन कम पेन होता है, आहिस्ता आहिस्ता पेन बढ़ता जाता है। इवन मेंसेस ख़त्म होने पर भी ये पेन रिसॉल्व होता है और 1 to 2 वीक पेन बेहतर होता है और फिर मतलब 1 वीक उसका बेहतर हो जाता है, फिर से ये प्रोसेस शुरू हो जाता है। और इसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होता है जो इंशाल्लाह किसी और डिटेल में मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। थर्ड होता है जो इसके अलावा हम आप कह सकते हैं कि एडिनोमायोसिस। एडिनोमायोसिस भी पेल्विक पेन या डिस्मेनोरिया की एक इम्पॉर्टेंट काज है। अब एडिनोमायोसिस के जैसे एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि ये जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं वो यूट्रस से बाहर आपको कहीं पे मिल सकते हैं, लेकिन ये एंडोमेट्रियल सेल्स यूट्रस के लाइन एक तो होता है यूट्रस है उसके इस अंदर से जो अंदर की कैविटी उसके साथ अटैच होते हैं वो शेड हो जाते हैं, लेकिन ये वाले जो सेल्स होते हैं ये क्या कर जाते हैं, ये यूट्रस की जो मसल्स वाली लेयर होती है उसके अंदर इन्वेड कर जाते हैं। अब ये इन्वेड करके अब जब ब्लीडिंग होगी तो इन सेल्स में भी ब्लीडिंग होगी, लेकिन
ये भी ब्लीडिंग निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। तो यही वजह है कि आपको ऐसी यूट्रस बल्कि मिलेगी, जगह जगह स्पॉट्स मिलते हैं अल्ट्रासाउंड पर, और जब मेंसेस आते हैं इन स्पॉट्स में ब्लीडिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन, पेन, ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और फिर इनकी भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। बाज़ का इनके मेंसेस भी रोकने पड़ते हैं ताकि मेंसेस हो ही ना, ब्लीडिंग ही ना हो, ताकि पेशेंट का कुछ हद तक इससे रिलीफ़ ले सके। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम होती हैं। बाज़ का ना तो यूट्रस में प्रॉब्लम होता है, बल्कि यूट्रस के जो इर्द गिर्द ऑर्गन्स हैं उनमें प्रॉब्लम होता है। जैसे जो यूट्रस के सामने पड़ा है मसाना, जिसम, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसम कहते हैं उसका इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस हो गया है। इसके अलावा गट का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा बाज़ का होता है कि जो पेल्विक ऑर्गन की ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो ज़्यादा इंगॉर्ज हो जाती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग मेंसेस। उनकी गॉर्जमेंट की वजह से एक कॉन्टीन्यूसली डल किस्म की पेन होती है। पेल्विक, जिसे इसको हम कहते हैं पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। अगर ये प्रॉब्लम होती है तो इनको डायग्नोसिस करने के लिए हमें स्पेशल टेस्ट कराने पड़ते हैं, MRI कराना। बाज़ का ये स्कैन पर डायग्नोस होती है और फर्दर डायग्नोसिस के लिए हमें MRI या CT स्कैन पर जाना पड़ता है और फिर इनकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द काज होती है। मतलब सेकेंडरी डिस्मेनोरिया की ट्रीटमेंट उसके कॉज के मुताबिक होती है, और जो प्राइमरी डिस्मेनोरिया की ट्रीटमेंट मैंने आपसे डिस्कस किया कि ग्रेजुअली करें, कि पहले कुछ होम रेमेडीज़ को अप्लाई करें। अगर नहीं फ़र्क पड़ता तो मेडिकेशन आ जाते हैं, लेकिन मेडिकेशन ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। और इसके अलावा जिन लोगों का डायग्नोस हो जाए कि इनको प्राइमरी डिस्मेनोरिया है, इनको बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनका डायग्नोसिस कंफर्म हो चुका है। मज़ीद कोई एक्सपेंसिव टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, जस्ट उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है, और साथ बाज़ का होम रेमेडीज़, मेडिकल सपोर्ट और हार्मोनल सपोर्ट के ज़रिए मोर देन 90% पेशेंट को पेन से रिलीफ मिल जाता है। आई होप कि आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेंगी, और बहुत सी फीमेल जिनको अपने मेंसेस के दौरान पेन में रिलीफ मिल रहा हो, मेरी वीडियो देखने के बाद मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और कोई और इंक्वायरी हो या आप पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में शेयर करें। बाकी मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।